हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का लास्ट पोर्शन देखेंगे। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक दो थे, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, और आखिर वाला टॉपिक दैट इज ग्रोथ एंड डिवीजन। सो दोनों ही टॉपिक उतने ही इम्पोर्टेंट है, but they are easy to cope up with this topics, while in case if we talk about the structure, उसमें क्या था, that was more कि ज़्यादातर मगअप करना है, उसमें याद रखना है, और ये जो है ये अच्छा नॉलेज देगा, और तुम्हारा कितना अच्छा ऑब्जर्वेंस है, कितना अच्छा विजुअल मेमोरी है, उस बेसिस पे ठीक है ये टॉपिक है। ठीक है, मतलब जो आज मैं तुम्हें याद कराऊंगी, लर्न कराऊंगी, इट इज समथिंग बेस्ड ऑन विजुअल मेमोरी। एक टॉपिक जो डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल है। अच्छा, तो अब तुम बोल रहे हो कि टॉपिक ही स्टार्ट कर दिया आज का, इट्स अ फैक्ट। अच्छा, तो इट्स अ फैक्ट ये तो टेक्स्ट बुक में देखने को मिलता है ना, तो तुम नोटिस करो कि हमारे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग कितने फैक्ट बाकी हैं, तो 2 फैक्ट बाकी हैं। एक और फैक्ट जो आखिर में दिया है, बट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, लेकिन फिर भी वापस से रिकॉल, हाँ, तो बस वो करेंगे। तो इट्स अ फैक्ट से ही हम शुरू करते हैं जो चैप्टर में ऑलरेडी है, तो एटलीस्ट फर्स्ट वी शुड नो दिस एंड देन वी वुड बी मूविंग डाउन टू एक्स्ट्रा नॉलेज। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर के लिए जो इट्स अ फैक्ट है, जो ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में गिवन है, it is something related to the terms eukaryotes and prokaryotes. ठीक है, if we talk about the terms, then eukaryotes and prokaryotes are the 2 terms. Okay, अब अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं, क्या होते हैं यूकैरियोट? चलो, तो इसको पहले ये टर्म का संधि विच्छेद किया जाए, मतलब डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, 8th में हो संधि विच्छेद पढ़ा होगा। यूकैरियोट्स, यू, जहां पे भी प्रीफिक्स यू लगे दैट मीन्स ट्रू। और अगर मैं कैरियो की बात करूं, दिस कैरियो इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म कैरियन। ठीक है, दिस कैरियो is derived from the term karyon, and that means nothing but nucleus. Eukaryotes है क्या? This term is used to define a particular organism. Like this organism is eukaryote. मतलब क्या कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के पास ट्रू न्यूक्लियस है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस है उनको मैं यूकैरियोट्स कहूंगी। अब तुम बोलोगे ट्रू का मतलब क्या? ट्रू न्यूक्लियस में ट्रू मतलब क्या है ना, तो उसका मतलब दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स, ठीक है, दोज ऑर्गेनिजम्स हुज सेल्स हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी उनका वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होना जरूरी है। तो तुम बोलोगे मैम न्यूक्लियस का कंपोनेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला? तुम ऐसा बोल रहे होंगे कि मैम न्यूक्लियस के हम कंपोनेंट्स पढ़ के आए, उसके पार्ट्स पढ़ के आए, तो मैम न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बट ऐसे नो, ऐसा सब ऑर्गेनिजम्स में नहीं होता। जैसे in case if we talk about the organisms which have pro means primitive, primitive मतलब something, the term synonym to it could be ancient, not well developed. So ऐसे organisms that do not have well developed nucleus and nuclear membrane भी नहीं है, तो तुम सोच सकते हो कि सेल की हालत क्या होगी कि साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही न्यूक्लियोप्लाज्म भी स्प्रेड हो गया होगा,
थोड़ा थोड़ा। क्यों? सो बिकॉज दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छे से तुम ऐसे जब तुम प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, सेल माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे, सो यू वोंट बी डिस्टिंक्टली आइडेंटिफाई द न्यूक्लियस ऑफ दैट सेल। मतलब ये सेल में ये न्यूक्लियस है ऐसा नहीं बता पाओगे। किस में? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो जो सेल प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं उनका खाली प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल्स आर फाउंड इन यूकैरियोट्स। समझ आया? इसमें एग्जांपल एनिमल्स एंड प्लांट्स। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस किस में होगा? जो वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स होंगे। समझ आ रहा है? सो यूकैरियोट्स में एनिमल्स and plants are the examples of eukaryotes, while if we talk about prokaryotes, they include bacterial cell, bacteria, unicellular, primitive हो गया, ठीक है, it is not as developed as a human, okay, or as any other higher leveled organism or animal, okay, if we compare bacteria and a well developed animal, ठीक है। तो उसमें कैसा होता है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं है, सारे कंपोनेंट्स अच्छे से प्रेजेंट नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी एब्सेंट। ओके, इसके बाद तुम देख रहे हो ब्लू ग्रीन algae इज द अनदर एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट। ब्लू ग्रीन algae पढ़ा था किसमें? चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें एग्जांपल्स देखे थे। Blue green algae are also known as cyanobacteria. हालांकि this is an algae, then too also it is referred as cyanobacteria. Okay, we move down to next. This was one fact about eukaryotes and prokaryotes. तो आज एक नहीं दो कह सकते हैं, दो नई टर्म्स जानी। कौन सी? सो यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ओके, वी मूव डाउन टू नेक्स्ट फैक्ट। ठीक है, एक फैक्ट बताया, दूसरा फैक्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। जो माइक्रोस्कोप हम यूजुअली आपने अपने स्कूल में देखा होगा, बायो लैब में, दैट माइक्रोस्कोप आर रेफर्ड एज लाइट माइक्रोस्कोप, दे आर रेफर्ड एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. But there are another kind of microscope which are referred as electron microscope. अब optical microscope, ठीक है, चलो पहले तो ये बताओ what is the function of microscope? So microscope would be magnifying object. कोई ऑब्जेक्ट को आपको मैग्नीफाई करके देखना है तो मैग्नीफाइंग लेंस तो ले सकते हो, लेकिन थोड़ा और डिटेल में देखना है और ज्यादा मैग्नीफाई करना है, सो यू वुड बी मूविंग डाउन टू एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज माइक्रोस्कोप. ओके, माइक्रोस्कोप में भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तो ठीक है, बट देयर इज अनदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. दोनों में डिफरेंस क्या है? सो वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन पावर. कौन कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है ना? कि अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, कितना ज्यादा मैग्नीफाई करेगा? सो इट वुड बी मैग्नीफाइंग 50,000 टाइम्स. ओरिजिनल साइज को 50,000 टाइम्स अपरे तो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अच्छा, तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इट वुड बी मैग्नीफाइंग सेंचुरी. That means 100 times. 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करेगा ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. तो ये तुम कह सकते हो डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्निफिकेशन पावर. मैग्निफिकेशन पावर किसकी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की कि ऑप्टिकल की? ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की. क्यों? तो कि वो ऑब्जेक्ट को 50,000 टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है. ठीक है, कंपैरिजन में अगर ऑप्टिकल की देखे तो बहुत कम है, बट फिर भी 100 टाइम्स इज गुड इनफ टू स्टडी. बट अगर 50,000 टाइम्स कर रहा है, यानी ऐसी भी चीजें होगी जो आप ऑप्टिकल में नहीं देख पा रहे थे, अब साइंटिस्ट इलेक्ट्रॉन में देख पा रहे हैं. जितना ज्यादा मैग्नीफाई करोगे उतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा.
तो जो चीजें, मान लो कि अगर मैं माइक्रोस्कोप के अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर सेल रख के ऑब्जर्व कर रही हूँ, और जब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मुझे कुछ कंपोनेंट्स दिख रहे हैं, बट अगर मैं उसको और मैग्नीफाई कर सकती हूँ तो जो मुझे पहले नहीं दिख रहे थे अब वो भी चीजें दिखने लगी। तो साइंटिस्ट बोले अरे बाप रे, कि ये तो सब चीजें जो हमने पढ़ी नहीं है वो सारा दिख रहा है। डिस्कवरीज और डिटेल में गई रिगार्डिंग सेल आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो यू ऑब्जर्व, तो वो जो ऑब्जर्वेशन आप लेते हो वो इमेज को तुम कैप्चर भी कर सकते हो, या मतलब उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। ओके, फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वो बिल्ड किया गया था 1930s में। ठीक है, तो अभी ये एक दूसरा फैक्ट हो गया। तो क्या कह रही थी मैं कि हमने इस फैक्ट में क्या पढ़ा रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज परफॉर्मिंग वेरी वेल इन कंपैरिजन टू ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप 100 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है, बट if you observe any object which we want to study about it under electron microscope, then it would be magnifying 50,000 times। ठीक है, तो ये एक मैग्निफिकेशन के पावर के बेसिस पे हमने डिफरेंस देखा। हमने ये भी जाना कि जो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर रहे हो उसे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हो ऑन अ फ्लोरेसेंट स्क्रीन। और पहला कमर्शियल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1930s में बिल्ड किया गया। क्लियर? चलो, तो ये तो हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। नेक्स्ट, अब तीसरा फैक्ट तो पता ही है, उस पर बाद में आते हैं। अब आज हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं ना, जो मेन टॉपिक है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ज्यादातर जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो तुम तो क्या करोगे, ऐसा कॉलम बनाओगे, पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। लेकिन याद कैसे करना है, मैंने कहा ना कुछ मैं बताऊंगी विजुअल मेमोरी के बारे में। सो कि तुम डायग्राम देखो, डायग्राम याद करो, डायग्राम के साथ ही तुम्हें डिफरेंस याद हो जाना चाहिए। कुछ लोग कैसे लिख लिख के याद करते हैं, आई एम वन ऑफ दोज। तो उसमें लिख लिख के दैट मीन्स ना कि सारा पॉइंट्स तुम लिखो, मेन पॉइंट्स लिखते होंगे, पूरा चैप्टर तो लिखते नहीं हो ना, उसके जो मेन पॉइंट्स है वो लिखते हो। अब तुम्हें क्या करना है, मेन पॉइंट्स में सारा लिखते नहीं रहना, डायग्राम्स के साथ भी याद कर सकते हैं कुछ चीजें, जैसे ये। तो इसमें देखो, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। देखते ही पहला डिफरेंस क्या दिखता है, तो तुम देखो प्लांट सेल बड़ा दिख रहा है, एनिमल सेल छोटा दिख रहा है। तो तुम पहला एस्पेक्ट ले सकते हो, मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस देखना है तो पहला एस्पेक्ट किसका लोगे, ऑन द बेसिस ऑफ साइज, है ना। तो अगर मैं साइज देखूं तो प्लांट सेल इज लार्जर इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल। ठीक है, सेकेंड एस्पेक्ट हम ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। चलो हम ये पढ़ के आए, अगर तुमने सेल वॉल पढ़ा है मेरे साथ तो तुम मुझे बताओ किसके पास सेल वॉल होगा, प्लांट सेल कि एनिमल सेल। सेल वॉल आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो तुम डायग्राम से ही देखो ना, इसमें एक ही दिख रहा है बाउंड्री और इसमें दो बाउंड्री दिख रहे हैं। ठीक है, तो सेल वॉल प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट। सो दिस इज नथिंग बट सेल वॉल। ठीक है, सो हमने अब तक दो डिफरेंस देखे। एक तो तुम डायग्राम देख के ही आइडेंटिफाई करो कि भाई कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो प्लांट सेल बड़ा है, एनिमल सेल छोटा है, तो दिस इज वन एस्पेक्ट। सेकेंड एस्पेक्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल किसके पास है, प्लांट के पास। क्यों था याद है, क्यों प्लांट सेल के पास है, एनिमल सेल के पास क्यों नहीं है, ऐसा भेदभाव क्यों। तो हमने ये पहले ही पढ़ते हुए आ रहे थे कि एनिमल्स हैव देयर ओन स्केलेटन, फिर चाहे एक्सोस्केलेटन हो कि एंडोस्केलेटन हो, दे हैव,
but plants do not have their own skeleton. So प्लांट को स्ट्रेंथ, सपोर्ट, जो एक बेसिक स्केलेटन फंक्शंस प्रोवाइड करता है, वो प्लांट्स को कौन देगा? रिजिडिटी, स्ट्रेंथ, टू स्टैंड अपराइट, ये सब प्लांट्स को कहाँ से मिलेगा? सो ईच प्लांट सेल हैज सेल वॉल एंड दिस सेल वॉल इज प्लेइंग द रोल ऑफ स्केलेटन. चलो, तो सेल वॉल की बात हो गई. थर्ड एस्पेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैक्यूल. अब तुम यहाँ पे जो ये देख रहे हो ना, दिस इज वैक्यूल. अच्छा, और यहाँ पे तुम ये देख रहे हो ना, दिस इज वैक्यूल ऑफ एनिमल सेल. दोनों में वैक्यूल होते हैं. तो वैक्यूल्स को दो बेसिस पे डिफर कर सकते हो. एक तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ साइज. कि तुम देखो प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ा है, क्योंकि अब तुम कैसे याद रखो? क्योंकि प्लांट सेल बड़ा है तो वैक्यूल भी बड़ा. एनिमल सेल छोटा है तो उसमें जो वैक्यूल है वो छोटा. साइज के बेस पे हो गया. नंबर, देखो यहाँ पे एक ही वैक्यूल मिलेगा, या ज्यादा से ज्यादा दो जाएंगे, यहाँ पे तुम्हें 3-4 वैक्यूल्स दिखेंगे. यानी कह सकते हो कि नंबर ऑफ वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मोर इन कंपैरिजन टू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल. क्लियर? अब ये तो हो गई वैक्यूल की बात, है ना. तो अब तक हमने क्या पढ़ा? क्योंकि प्लांट सेल बड़ा है, उसके पास वैक्यूल बड़ा है, वैक्यूल बड़ा है तो नंबर भी कम हो गए. एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे हैं और नंबर उनका ज्यादा है. चलो, वैक्यूल्स के बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड्स. अच्छा, प्लास्टिड्स याद है? प्लास्टिड्स क्या थे? दे आर द सेल ऑर्गन. ऑब्वियसली वैक्यूल्स आर आल्सो सेल ऑर्गेनल्स, प्लास्टिड्स भी सेल ऑर्गेनल्स थे. अच्छा, उसके टाइप्स पढ़े थे, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो हमने पढ़ा था. क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं. कि क्यों ग्रीन होते हैं? तो कि क्लोरोफिल कंटेन कर रहे हैं. दे आर कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट दैट इज नोन एज क्लोरोफिल. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. चलो, ये सब तो पढ़ के आए हैं. तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिड्स, अभी तुमने सब सुना ना, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस, किसमें होगा? प्लांट सेल में होगा कि एनिमल सेल में? मैम कैसी बातें कर रहे हो? फोटोसिंथेसिस है तो प्लांट सेल तो सही है. तो प्लास्टिड्स जो है वो तुम्हें प्लांट सेल में ही मिलेंगे. ओके, अगर मैं बात करूं सेंट्रोजोम्स, क्या थे सेंट्रोजोम्स? जो सेंटर में मिलते हैं. अच्छा, सेंट्रोजोम्स थे क्या? सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, फिर उनका फंक्शन क्या था? दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी कि किस में आते हैं सेंट्रोजोम. तो के सेल ऑर्गेनल्स हैं जो सेल में मिलते हैं. ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ सेंट्रोजोम, what would be the function of centrosome? So they are helping, they are involved during the division of cell. ठीक है, लेकिन ये सेंट्रोजोम सिर्फ एनिमल सेल में मिलेंगे, प्लांट सेल में नहीं. तो डिफरेंस याद हो गए. पहला था, तुम साइज देखो, किसका बड़ा किसका छोटा, ओवरऑल साइज किसका? सेल का. किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं? जाग जाना. किसके बीच में डिफरेंस देख रहे हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल. ठीक है, अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में प्लांट सेल आर मोर लार्जर एज कंपैरेटिवली टू एनिमल सेल. ठीक है, साइज देखा. सेकंड था ऑन द बेसिस ऑफ आउटर मोस्ट बाउंड्री. पहले तुम बाहर का देखोगे ना, साइज देखा. साइज किसको देखा? सेल वॉल, आउटर मोस्ट बाउंड्री. तो तुम देखो आउटर मोस्ट बाउंड्री में क्या है, तो कि तुम्हें प्लांट सेल में सेल वॉल दिखेगा, बट एनिमल सेल में तुम्हें क्या दिखेगा? आउटर मोस्ट क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन. चलो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में है, प्लांट सेल में भी सेल मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाला तुम्हें दिख रहा है, और एनिमल सेल में भी है. प्लांट सेल में along with cell membrane, cell wall is also present. ओके, तो ये हो गया तुम्हारा सेल वॉल प्लांट सेल में. ठीक है, अब अगर हम बात करें वैक्यूल्स, है ना, तो वैक्यूल्स को मैंने बोला कि तुम दो और डिफरेंस बना के बता सकते हो कि वैक्यूल्स प्लांट सेल में बड़े होते हैं, एनिमल सेल में छोटे होते हैं. प्लांट सेल में क्योंकि बड़े हैं तो ज्यादा तो आ नहीं पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा एक आएगा और दो, यहाँ पे 3 से 4. ठीक है, नंबर के बेसिस पे. फिर हम बात करते हैं प्लास्टिड्स. These are the cell organelles only found in plant cell. सेंट्रोजोम्स,
These are the cell organelles only found in animal cell. हम डिफरेंस कैसे लिखेंगे? बस ये लिखो, plastids are present in plant cells, plastids are absent in animal cell. Centrosomes are absent in plant cell, centrosomes are present in animal cell. क्लियर? ये लिखना है. अच्छा, तुम और सारी चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. हमने एक वैक्यूल की, सेल वॉल की, ठीक है, बेसिक कंपोनेंट्स याद करो. देखो ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, दूसरा क्या? दूसरा और कुछ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो? तो तुम कर पाओगे ये और ये. दिस इज नथिंग बट ब्रेन ऑफ एनिमल के साथ कंपेयर किया जाता है न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये तुम सिर्फ ये 5 एस्पेक्ट्स इमेज के साथ याद रखो तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू. ठीक है, प्लांट सेल और ऐसा भी मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं 5 मार्क्स का. डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल अलोंग विद डायग्राम. तुम्हें डायग्राम भी याद है, तुम एस्पेक्ट्स ये 5 याद रखो टर्म्स और वर्ड्स, और इसके बेसिस पे तुम पूरे सारे डिफरेंस लिख सकते हो. तो लिख के मतलब ऐसा नहीं जो वो पता है टेक्स्ट बुक में टेब्यूलर फॉर्म में ऐसे पॉइंट्स के फॉर्म में दिया है तो तुम वही लिख के याद करो. सिर्फ इतना लिखोगे ना 1-2 बार तो याद रह जाएगा. अभी तो मेरे साथ थोड़ा थोड़ा याद हो गया है ना, फिर 1-2 बार तुम लिखोगे तो तुम अच्छे से पूरा दिमाग में बैठ जाएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक, ग्रोथ एंड डिवीजन. सेल में ग्रोथ एंड डिवीजन कैसे होता है? तो सेल पहले ग्रो करता है फिर डिवाइड करता है. अच्छा, अभी हम इससे बस दूसरा चैप्टर जो है चैप्टर 9 रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे. तो उसमें देखेंगे कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस करता है, कैसे डिवाइड करता है. तो पहले हम सेल एक सेल डिवीजन मतलब सेल रिप्रोड्यूस ही कर रहा है. सेल अपने नंबर इंक्रीज कर रहा है. कैसे इंक्रीज करेगा अपने नंबर? तो पहले वो बड़ा तो हो फिर अपने नंबर इंक्रीज करेगा. मैच्योरिटी के बाद ही रिप्रोडक्शन होता है. हाँ, तो ठीक है, अगर नहीं समझ आ रहा कोई बात नहीं, रिप्रोडक्शन में फिर से समझेंगे. बट इतना तो बेसिक नॉलेज है कि मैच्योरिटी के बाद रिप्रोडक्शन होगा तो सेल का ग्रोथ होगा, उसके बाद उसका डिवीजन होगा. ये याद रखना चाहिए, ग्रोथ एंड डिवीजन. पहले ग्रो करेगा फिर डिवाइड करेगा. तो मान लो कि तुम्हारा ये सेल है, सेल ने फूड इनटेक किया, ठीक है, नेसेसरी सेल्यूलर एक्टिविटीज परफॉर्म की, अल्टीमेटली इट लीड टू द ग्रोथ ऑफ द सेल. अब ये सेल की ग्रोथ लिमिटेड होती है. ऐसा नहीं कि वो उसको जितना खाना मिलता जाए वो खाता जाए और बड़ा होता जाए. सर्टेन साइज तक ही उसकी ग्रोथ है. मतलब ग्रोथ इज नॉट अनलिमिटेड बट इट इज लिमिटेड. अच्छा, तो ग्रोथ जब उसके लिमिटेड है, एक सर्टेन साइज वो अटेन कर देगा. अब उसको फील होगा अच्छा अब मैं काफी सारा बड़ा हो गया हूँ, मतलब मेरी काफी सारी ग्रोथ हो गई है. नाउ इट्स टाइम टू डिवाइड, है ना. टाइम टू डांस नहीं, टाइम टू डिवाइड. अच्छा, टाइम टू प्ले नहीं, टाइम टू डिवाइड. तो क्या कौन डिवाइड करेगा? सेल जो बड़ा हो गया है. अब बोल रहा है ना कि ठीक है चलो मैं अच्छा खासा बड़ा हो गया, अब मैं डिवाइड करता हूँ, चलो डिवाइड हो जाते हैं. डिवाइड हुआ, ऐसा डिवीजन होगा? नहीं. तो कैसा डिवीजन होगा मैम? तो वो डिवीजन देखो कुछ ऐसा होता है, टेक्स्ट बुक में भी दिया है उन्होंने, ऐसा वर्टिकल फॉर्म में दिया है, हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है. तो ऐसा कुछ दिया है. ठीक है, चलो पहले छोटा बनाएंगे ना. पहले वो छोटू सा था, फिर उसमें ग्रोथ होगी, तो ग्रोथ में क्या होगा? वो बड़ा हो जाएगा. फिर अब इसमें डिवीजन होगी. डिवीजन कैसे? पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है. फिर सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होगी. कुछ इस तरह, ठीक है. न्यूक्लियस तो डिवाइड हो ही रहा है, ठीक है. तो अब सेल मेम्ब्रेन भी साथ में
डिवाइड होना स्टार्ट होगी और अल्टीमेटली 2 सेल्स बनेंगे। तो ये जो था ग्रोथ, सेल डिवीजन हुआ, ठीक है, ग्रोथ दिख रहा है ना, हाँ, ग्रोथ, पहले सेल में ग्रोथ हुआ, फिर डिवीजन हुआ। अच्छा, डिवीजन हुआ, हाँ, तो डिवीजन देखो कैसे है, एक है सेल डिवीजन जो हमने प्रोसेस देखा, तो ये नेक्स्ट टर्म डॉटर सेल्स। तो ये जो 2 सेल्स बने ना, ये 2 सेल्स पेरेंट सेल से बने, इसलिए इनको बोलेंगे डॉटर सेल्स। अच्छा, तुम बोलो मैम सन सेल्स, मैम ऐसा भेदभाव क्यों? तो वो मुझे नहीं पता, इन्हें डॉटर सेल्स ही कहते हैं बाय डिफॉल्ट। तो सेल डिवीजन के बाद होगा, सेल डिवीजन के बाद क्या होगा, बस जैसे नॉर्मल सेल्स थे वापस से ये ग्रो करेंगे, फिर इनमें वापस डिवीजन होगा, फिर वो जो डॉटर सेल्स बनी वो फिर से ग्रो करेंगी, डिवाइड होगा, ऐसे सेल्स मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, चलो फिर आता है रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू सेल। क्यों डिवाइड करना है, क्यों न्यू सेल चाहिए हमें? तो इसके 2 ही रीजन है। एक तो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, सेल डिवाइड करेगा तभी तो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेगा, है ना। लार्जर एनिमल, या ना यहाँ तो ऐसा कह सकते कि लार्जर साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो साइज के बेसिस पे अगर हम देखें एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन, एक लार्ज ह्यूमन है, एक स्मॉल ह्यूमन है, तो स्मॉल ह्यूमन है, नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, साइज नहीं डिफर करेगी ना सेल्स की, हाँ। तो अगर मैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करूं, तो जो छोटा वाला ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ सेल्स कम होंगे, जो लार्जर ऑर्गेनिज्म है उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे। समझ आ रहा है ना। तो ऐसे ही वो बोल रहा है कि क्यों हमें न्यू सेल्स चाहिए। तो भाई अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज ही नहीं होंगे तो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ होगा कैसे। सो ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेकेंड, रिप्लेस सेल्स दैट डाई। अच्छा, जो सेल्स मर रहे हैं, हमने पता है इससे पहले वाले इट्स अ फैक्ट देखा था एक, कि आरबीसीज का भी लाइफ स्पान होता है, सेल्स का भी लाइफ स्पान होता है, याद है ना। डब्ल्यूबीसीज 120 डेज तक, एक्सट्रीमली सॉरी, आरबीसीज 120 डेज तक सरवाइव कर सकती हैं। फिर हमने कुछ उनका ग्रेवयार्ड के बारे में डिस्कस किया था, नहीं देखा तो वीडियो विजिट कर क्या, वो भी बहुत अच्छा फैक्ट था, है ना। तो रिप्लेस सेल्स दैट डाई। अच्छा, जो मर रहे हैं उनको रिप्लेस भी तो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसमें क्या है कि कुछ सेल्स जैसे कि स्किन सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं, और जो डेड सेल्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं। कभी कुछ सेल डैमेज हो जाता है तो उसे भी रिप्लेस करना है, तो वहां पे सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट है, न्यू सेल्स की रिक्वायरमेंट है, ओके। लेकिन नर्वस सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जहां पे सेल डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। समझ आ रहा है। तो वहां पे सेल डिवीजन नहीं होता है, वहां पे अगर इंजुरी हुई तो हील करना डिफिकल्ट है। इसलिए बोलते हैं ना कि अपना सिर बचाओ। कभी भी लगता है तो अगर इधर इधर कहीं चोट लगे तो ठीक है, पेरेंट्स इतना टेंशन नहीं लेते, बट अगर सिर में चोट लग गई so they are very sensitive towards this because this is a sensitive organ system, है ना। क्योंकि उसमें सेल डिवीजन पॉसिबल ही नहीं। अगर मान लो एक आधा सेल डाई या उसकी डेथ हो गई तो क्या होगा, रिप्लेस करने के लिए दूसरा सेल होगा ही नहीं, क्योंकि नर्वस सिस्टम में यानी ब्रेन में डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए हेड इज द प्रोटेक्शन, है ना। बोलते हैं ना, व्हीकल चलाओ तो हेलमेट पहनो, साइकिल चलाओ तो हेलमेट पहनो, दौड़म दौड़ी करो तो ध्यान रखो कि सिर पे ना लगे, है ना। चलो कोई नहीं। तो ये था नर्व सेल्स का, तुम वो याद रखना कि नर्व सेल्स ही सिर्फ ऐसी सेल्स है जो डिवाइड नहीं करती। तो तुम बोलोगे कि मैम ग्रोथ, हाँ, तो ग्रोथ के टाइम में मान लो जब अभी हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे उसमें भी थोड़ा बहुत बताऊंगी कि जब मतलब चाइल्ड के जो कुछ स्टेजेस होते कि छोटा न्यू बॉर्न बेबी से पर्टिकुलर ईयर तक ग्रोथ होती है, सेल डिवीजन होता है नर्वस सिस्टम में, बट आफ्टर सर्टेन ग्रोथ इज अकर्ड, उसके बाद नर्व सेल डिवाइड नहीं करती,
जबकि ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स, बाकी सारे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं लाइफ टाइम। बट नर्व सेल बर्थ के टाइम पे करेंगे, उसके सर्टेन ईयर्स के बाद द डिवीजन इन नर्व सेल्स वुड स्टॉप। क्लियर? और एक ये इट्स अ फैक्ट जो हमने सेल्यूलोज डिस्कस किया था, कहाँ मिलता है सेल्यूलोज? सो इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। ओके, इट एक्ट्स एज अ रफेज इन आवर डाइट। मैंने कहा ना कि मेटाबॉलिज्म के लिए ये बहुत अच्छा है, इसलिए जो तुम एनिमल फूड्स खाते हो, एनिमल फूड्स डिराइव्ड फ्रॉम एनिमल्स, तो वो जो तुम खाते हो उसमें तुम्हें ये सेल्यूलोज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? सोचो, तो हमने अभी डिस्कस किया ना भाई कि एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट। अच्छा, अगर सेल वॉल एब्सेंट है, हाँ, तो मतलब सेल्यूलोज भी नहीं है। सेल्यूलोज नहीं है तो मतलब डाइट में रफेज ही नहीं आएगा। रफेज ही नहीं आएगा तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सही से वर्क नहीं करेगा, है ना। सो एनिमल फूड के साथ साथ प्लांट फूड भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फैक्ट से शुरू किया, फैक्ट पे खत्म किया, तो बस यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। कौन सा? चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन।